क्या हो कि कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा में रिजर्वेशन का फायदा ले और उसके बाद अपने पसंद के किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। उसके बाद फिर बाद में जब वह सरकारी नौकरी में जाए तब भी उसे आरक्षण मिले। यहां तक कि वो आरक्षण न केवल पढ़ाई में मिला बल्कि वो पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में भी मिले। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये डबल कैस्केडिंग इफेक्ट है? कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को एक बार आरक्षण का फायदा मिल गया है तो उसे लगातार बार बार आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। इस बात की बहस बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और बहुत लंबे समय से केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों तक एवं विपक्ष में बैठे हुए लोग कई बार इस मुद्दे को इसलिए भी नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनका वोट बैंक चला जाएगा। दोस्तों, नीट ये एग्जाम जो भारत देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, इसमें आज एक सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हर्ष दुबे नाम के एक व्यक्ति ने न्यूज डिबेट में जाकर के सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, जो है आरक्षण का। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा परेशानियां और सबसे ज्यादा पेचीदा मामले फंसे हुए हैं। क्यों, वो सब मैं आपको बताऊंगा एक एक बेसिक डिटेल के साथ। बने रहिएगा नेशन विद नवदीप पे और इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि हम असल मुद्दे ग्राउंड रिपोर्ट से आपको लेकर के पहुंचा सके। दोस्तों, मुद्दा यह है कि हर्ष दुबे नाम का एक व्यक्ति, एक लड़का जो नीट का एस्पिरेंट है, वो आया हुआ था न्यूज चैनल की एक डिबेट में। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और सीट से खड़ा होकर के चिल्ला करके एक बात कहता है कि कोई रिजर्वेशन के ऊपर बात क्यों नहीं कहता। आखिर रिजर्वेशन का मामला इतना पेचीदा क्यों है? तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने यहां पर अलग मामले बना रखे हैं, तो वो भी इतने पेचीदा क्यों हैं? अगर उन पर एक नजर डाली जाए तो आपको समझ आएगा कि वास्तविकता में ये केवल पूरा प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक से ही संबंधित नहीं। यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें दिए जा रहे रिजर्वेशन के तरीके से असंतुष्ट हैं। मतलब उन्हें यह लगता है कि तरीका जो रिजर्वेशन का है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, केवल जातिगत तरीका अब नहीं अपनाया जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन, एसटी को रिजर्वेशन, एसटी को रिजर्वेशन, उसके अलावा न जाने कितने सारे अलग अलग तरीके के माइनॉरिटीज। तो फिर अल्टीमेटली वास्तव में कंपटीशन है कहां? और यह सवाल मेरिटोक्रेसी का है, यह सवाल है मेरिट का, यह सवाल आरक्षण का है ही नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो कि समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े सूत्रधार हुआ करते थे, उनके समय पर एक कविता कही जाती थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी इस बात को रिट्रेट किया था, इस बात को कहा था। दोस्तों, आइए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करें। आखिर मामला है क्या? आरक्षण क्यों इतना ज्यादा पेचीदा विषय है? ध्यान से देखिए, अगर नीट नेशनल जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम जिसमें स्टेट्स का भी अपना एक शेयर होता है, यानी राज्यों की भी अपनी सीट्स हैं, उसमें देखिए ऑल इंडिया कोटा सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। उसमें 15% जो टोटल सीट है वो कवर होती हैं। अब देखिए रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है। रिजर्वेशन की पॉलिसी है एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% और पीडब्ल्यूडी यानी कि जो दिव्यांगजन है उनको 5%। यानी कुल मिलाकर के अच्छा खासा जो टोटल 100 सीट में 15 सीट हैं, उनमें लगातार ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। तो बताइए कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कितनी सीट्स बची। एंड देन उसके बाद स्टेट के कोटा की बात करिए तो स्टेट का जो कोटा है वो इस टोटल नीट की सीट का 85% है। यानी 100 में से अगर 15 सीट ऑल इंडिया कोटा की हैं तो 100 में से 85 सीट स्टेट कोटा के अंतर्गत आती हैं, यानी कि राज्य के कोटे के अंतर्गत। अभी राज्य के कोटे में स्टेट की अथॉरिटी मैनेज करती है। अब याद रखिए कई कई जगह पर तो ऐसा भी है, जैसे मैंने तेलंगाना का नाम लिया, वहां पर डोमिसाइल के हिसाब से लगभग 85% से ज्यादा केवल तेलंगाना वालों को ही एडमिशन मिलेगा। अब अगर कोई राज्य ये कह देगा कि हमारे यहां पर जो भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जो लोग तेलंगाना का डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैरी कर रहे होंगे, तो बताइए जिस राज्य में कम कॉलेज है वर्सेस जिस राज्य में ज्यादा कॉलेज है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी असमानता पैदा होगी या नहीं होगी? सबसे बड़ा तो मुद्दा यह है।
अब स्टेट को अगर 85% सीट पर रिजर्वेशन प्लस साथ ही साथ अपने एडमिशन को डिसाइड करने का अधिकार है, तो एडमिशन डिसाइड करने के अधिकार के हिसाब से स्टेट तो सारी सीटें अपने स्टेट के नागरिकों को दे देगा। अब जो उस स्टेट के डोमिसाइल होंगे उनको मिली सीट्स, और बाकी स्टेट में जो अच्छे नंबर लाने वाले भी होंगे उनको नहीं मिली। तीसरी बात, ये हालांकि हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट ने अपने यहां 85% या 90% कर दिया हो कि हम केवल हमारे स्टेट के लड़कों को ही एडमिशन देंगे या बच्चियों को ही एडमिशन देंगे। लेकिन फिर भी आप रिजर्वेशन देख रहे हैं कि 15% जो टोटल सीट्स हैं उनमें इतना रिजर्वेशन, फिर 85% बाकी जो सीट्स हैं स्टेट के कोटा की उनमें इतना रिजर्वेशन, और फिर जो डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेज, उसमें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का कोटा दोनों लगेगा। और आप देखिए इसमें हालांकि कास्ट बेस कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट और एनआरआई का कोटा होता है जिसमें अच्छा खासा डोनेशन लिया जाता है और डोनेशन के थ्रू एडमिशन किया जाता है। तो अब आप सोचिए कि जो बंदा अच्छे नंबर लेकर के आएगा, जो लड़की अच्छे नंबर लेकर के आएगी, वो अच्छे नंबर लेने वाले के सामने यदि किसी ने डोनेशन ला करके रख दिया अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेज के, तो फिर स्वाभाविक सी बात है प्राइवेट कॉलेज भी उस कोटे पे आखिरकार उन एनआरआई वालों का ही एडमिशन करेगा ना। अगर यही डोनेशन ना होता और वो सीट फिक्स ना होती तो स्वाभाविक सी बात है मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल रहा होता, उन बच्चों को एडमिशन मिल रहा होता जो बच्चे डिजर्व करते हैं उस सीट पर जाना। लेकिन अगेन ये जो कोटा है, ये कोटा एनआरआई और मैनेजमेंट का, ये भी तो कुछ सीटें बाधित करता है जो उन लोगों को भी मिल सकती हैं जो लोग उतने योग्य नहीं हैं जितने की अच्छा नंबर लाने वाले योग्य हैं। और फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो एम्स हैं, जिम्पेर वगैरह हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में 100% ऑफ सीट जो होती हैं, 100% सीट केंद्र सरकार के पास है, और इसमें वही ऑल इंडिया कोटा वाला रूल है कि 15% एससी को, एसटी को 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, और जो बाकी पीडब्ल्यूडी यानी कि जो दिव्यांगजन है उनको 5% का कोटा। यानी कुल मिलाकर के ये बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा मामला है रिजर्वेशन का। और अब देखिए असल मुद्दा कहां पर आकर के अटकता है। हर्ष दुबे ने जो बात उठाई थी उस न्यूज चैनल की डिबेट में, उसमें नीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया कहता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू कैंडिडेट का होगा 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट में और 85% स्टेट कोटा की सीट में। लेकिन अगेन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्या यह वास्तविकता में सही है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? 6400 एमबीबीएस की सीट होती हैं जो कि लगभग टोटल एमबीबीएस की सीट की 15% है, और ये ऑल इंडिया कोटा सीट द्वारा भरी जाती हैं। 6400 सीट जो 15% है, लगभग मान करके चलिए कि टोटल सीट जो होती हैं वो 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास होती हैं। अब मैं वहां पर आपको यह मामला थोड़े अच्छे तरीके से लेकर के बताऊंगा, मतलब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। माफ कीजिए मैंने 1.25 लाख के आसपास बोल दिया, लेकिन देखो एनएमसी के एमबीबीएस सीट जो 823 कॉलेजेस की हैं वो लगभग 1,36,939 है। अब आप ध्यान से देखें तो मेडिकल कॉलेज पहले 2014 में 387 हुआ करते थे, अब हो चुके हैं 660। वहीं अगर आप एम्स देखिए पहले 7 हुआ करते थे 2014 में, अब हो चुके हैं बढ़कर के 22। पीजी की जो सीट है वो 31,000 के आसपास हुआ करती थी, अब बढ़कर के हो चुकी है 65,385। और वहीं 2014 में जो 51,000 एमबीबीएस की सीट हुआ करती थी वो अब बढ़कर के हो चुकी है 1,01,043। यानी जो एमबीबीएस की सीट है वो 1,36,939, एम्स की सीट जो 21 इंस्टीट्यूट में है वो 2,307 है, जिम्पेर की जो है 2 इंस्टीट्यूट में वो 243 है, टोटल एमबीबीएस की सीट जो 2026 में है वो 1,39,489 है, जो कि 1,28,976 हुआ करती थी 2025 में, यानी 10,513 नई सीट ऐड की गई हैं। लेकिन इन नई सीट पर भी क्या आपको लगता है कि बराबर की भागीदारी है आफ्टर दिस रिजर्वेशन? मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, रिजर्वेशन की पॉलिसी को क्या वास्तव में रिव्यू करने की जरूरत है? दोस्तों आप बताइए, एक बार रिजर्वेशन का फायदा यदि एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर ले लिया जाए तो उसके बाद फिर नौकरी में वो फायदा ना मिले या पढ़ाई में वो फायदा ना मिले, या आगे चल करके जितने भी फायदे हैं वो फायदे रूल आउट कर दिए जाएं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाए जिस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो लोग अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं, यानी कि जिनको बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई शुरू से, जो लोग गरीब परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आने वालों को अच्छी शिक्षा ना मिल पाने वाले बच्चों को बाकायदे
सबसे पहले तैयारी करवाई जाए और तैयारी करवाने के प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हो, उनके लिए सुविधाएं हो और फिर उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जिससे उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स भी ना रह जाए कि हम रिजर्वेशन के थ्रू आए हैं, तो उन्हें इंस्टीट्यूट्स के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन न देखने को मिले, उनको जातिगत आधार पर पिंच न किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम हजारों मामले ऐसे देखते हैं कि इंस्टीट्यूट्स के अंदर जब भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर वो रिजर्वेशन कोटा से जाते हैं तो उनके साथ जातिगत भेदभाव भी किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यूजीसी एक्ट जैसी चीजें लानी पड़ी थी सरकार को, हालांकि वो डिस्क्रिमिनेटरी थी। आप बताइए दोस्तों, आपका क्या सोचना है रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर के? क्या इसको वास्तव में एकदम सही तरीके से 2026, 2027, 2028 की तरह फ्रेम करने की आवश्यकता है, या फिर इसको हम चलने दे वैसे ही जैसा ये 1950 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो भी अल्पकालिक समय के लिए? दोस्तों, आज जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं वो है रिजर्वेशन के प्रारूप के बारे में, वो है आरक्षण के मुद्दे पर नहीं, आरक्षण के देने के तरीके पर। यदि आपको लगता है कि वो सही है तो एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि लगातार वन नेशन, वन एजुकेशन, वन अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी लेने की बात कही गई है, समानता की बात कही गई है, स्पेशल ट्रीटमेंट की बात लगातार नकारा जा रहा है, लगातार इसे मना किया जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 2026 के लिए नहीं लिखा गया था, यह 1950 में था संविधान। 1950 के संविधान वाली चीजें क्या अब यहां पर उसी तरीके से लागू होनी चाहिए जैसे ये लागू हैं? कोटा, करिकुलम, अपॉर्चुनिटी और देश, इन सभी को यदि इंटीग्रेट किया जाए तो दोस्तों हमें एक अलग सूरत मिलती है, और उस अलग सूरत पर क्या हमें दोबारा से विचार करने की जरूरत है? नेशन विद नवदीप पर आपके विचार जानने के लिए आपका अपना नवदीप हाजिर है यहां पर। कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।